दोस्तों नमस्कार, मैं पवन जलधारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं द टीचर 21 यूट्यूब चैनल पर। और पिछले वीडियो में हमने बात करी थी APAR कैसे भरें और अधिकारी कौन किसके लिए कौन अधिकारी होगा, रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन रहेगा, रिव्यूइंग ऑफिसर कौन रहेगा और एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन रहेगा। इसकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में अच्छे से ले ली थी और समझ लिया था कि किस पद के अधिकारी कौन कौन चुने जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है और आपको अभी तक अपने कौन से अधिकारी हैं इसकी समझ अभी तक नहीं बन पाई है, आप कंफ्यूज हैं उसमें, तो ऊपर आई बटन को प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे इस वीडियो APAR के वीडियो की पार्ट 2 में कि अधिकारियों का हमने पता कर लिया है कि कौन से अधिकारी किसके लिए चयनित होंगे। लेकिन अब अधिकारी चयन करने में हमें बहुत सी समस्याएं हैं, काफ़ी सारे हमारे कन्फ्यूज़न हैं। उन कन्फ्यूज़न को हम दूर करेंगे FAQs के माध्यम से। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो शिक्षा विभाग ने, शाला दर्पण ने हमारे लिए बना रखे हैं और वाकई में वो बहुत ही यूज़फुल हैं, उनका अध्ययन हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। आप चाहें तो अपने स्टाफ लॉगिन से जब APAR आप भरते हैं तो वहाँ APAR का जो ऑप्शन आता है उसमें आपको ये FAQs मिलते हैं, आप उनको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पहले देखेंगे कि उन FAQs को समझेंगे, उनके आधार पर उनका अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करेंगे कि इन FAQs के आंसर्स हमें क्या कहना चाह रहे हैं और किस प्रकार से हम अपना कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम सीधे चलते हैं हमारे वीडियो पर नाउ। देखिए, पहला प्रश्न है कि मैं जून 2021 से द्वितीय श्रेणी कार्मिक के रूप में कार्यरत हूं और APAR चैनल के अनुसार मेरे समीक्षक अधिकारी यानी रिव्यूइंग ऑफिसर मेरे CBO सर हैं। बिल्कुल राइट है। उक्त अवधि में मेरे ब्लॉक में 3 CBO अलग अलग अवधि में कार्यरत थे, यानी 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक 3 अलग अलग CBO कार्यरत रहे। श्री XYZ जो सबसे पहले रहे 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक रहे और इनके 3 महीने की अवधि पूरी हो रही है। यहाँ हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें अधिकारी के रूप में चयन करते समय 3 महीने की अवधि, 90 दिन की अवधि को विशेष ध्यान रखना है। तो इनके 3 महीने कंप्लीट हो रहे हैं, ओके, और इनका स्थानांतरण हो गया। और उसके बाद में श्री PQR 1 जनवरी 2022 से 20 जून 2022 तक कार्यरत थे। 22 जून तक थे, 30 जून तक नहीं रहे और उनका भी अन्य जगह पर स्थानांतरण हो गया इसी बीच में। और अभी जो वर्तमान में है WXY जो 21 जून से आज दिनांक तक CBO के पद पर कार्यरत हैं। तो अब APAR में समीक्षक अधिकारी रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में किसका चयन किया जाएगा, बहुत ही ज़रूरी और बहुत ज़्यादा शिक्षकों के से जुड़ा हुआ प्रश्न है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक हो चाहे तृतीय श्रेणी शिक्षक हो, दोनों के मामले में CBO रिव्यूइंग ऑफिसर हैं। और ऐसे केस में क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो रिव्यूइंग ऑफिसर होते हैं वो रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर, समीक्षक अधिकारी और स्वीकारकर्ता अधिकारी हमेशा एक ही चुने जाते हैं। और जो अंतिम समय में कार्यरत रहे, जिनके 3 माह की अवधि 30 जून तक पूरी हुई, केवल उन्हीं को ही चुना जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उनसे पहले जो भी कार्यरत रहे हम उनकी गणना नहीं करते हैं। इसलिए इस केस में आंसर आएगा श्री PQR जो सेकंड रहे, क्योंकि यहाँ जो तीसरे हैं जो वर्तमान में कार्यरत हैं और 21 जून से कार्यरत हैं, एक WYZ, ये आपके वर्तमान में तो रहे लेकिन इनके 3 माह 30 जून तक कंप्लीट नहीं हो रहे। तो इनसे जस्ट पहले जो रहे, अगर उनके 3 माह कंप्लीट हैं तो उन्हीं को समीक्षक अधिकारी के रूप में चुना जाएगा। सेम चीज़ लागू होती है एक्सेप्टिंग ऑफिसर पे। स्वीकारकर्ता अधिकारी के संबंध में भी इसी प्रकार से लागू होगा। अगला प्रश्न हम लेते हैं
कि किसी कारणवश ऑफलाइन ज्वाइन कार्मिक अपनी एपीआर कैसे सबमिट करें। प्रतिवेदन से संबंधित विद्यालय कार्यालय का नाम सही नहीं आने और पूर्व विद्यालय का नाम ही नहीं आने की स्थिति में क्या करें। तो देखिए, इसका आंसर जो विभाग ने दिया है वो ये है कि एपीआर ऑनलाइन स्टाफ विंडो से किया जाना है। इसका सीधा संबंध स्कूल लॉगिन से नहीं है और ना ही वर्तमान मॉड्यूल में स्कूल लॉगिन से या किसी अन्य कार्यालय से मैपिंग की व्यवस्था और अनिवार्यता है। यदि किसी कार्मिक द्वारा एपीआर ऑनलाइन करते समय प्रतिवेदन से संबंधित अवधि के स्कूल का नाम सही नहीं आ रहा है तो मॉड्यूल में पोस्टिंग प्लेस में आप जहां आपका पोस्टिंग प्लेस जब आप चुनते हैं वहां आपने इस अवधि के दौरान, इस साल भर की अवधि के दौरान जिस विद्यालय में काम किया है आपकी वो अवधियां प्रदर्शित होती है, पॉपअप विंडो खुलती है। आप उसमें से अपना उस अवधि का विद्यालय चयन करते हैं और अगर आपका स्कूल का नाम नहीं आ रहा है तो लास्ट में एक अदर का ऑप्शन भी आता है, अन्य का ऑप्शन भी आता है, OTHER अदर। आप उस अदर को सेलेक्ट करेंगे और एक विंडो खुलेगी छोटी सी जिसमें आप अपने स्कूल का नाम टाइप करके लिख सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर यहाँ से क्लियर हो गया है। भले ही आप अभी ऑफलाइन ज्वाइन हैं, आपकी ज्वाइनिंग अभी ऑनलाइन नहीं हो पाई है, अब किसी भी कारण से ऑफलाइन चल रहे हैं। नंबर 3, एपीआर 2021-22 सबमिट के बाद लोक सेवक द्वारा फिल की गई एपीआर का प्रिंट प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो लोक सेवक द्वारा सबमिट की गई एपीआर का प्रिंट संबंधित रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा चैनल के वेरिफिकेशन के बाद ही उक्त प्रिंट का ऑप्शन एक्टिव होगा। रिपोर्टिंग ऑफिसर जब आपके चैनल को वेरीफाई कर देंगे तब आपके प्रिंट का ऑप्शन शुरू होगा, तब तक ये प्रिंट का ऑप्शन शुरू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लेते हैं। मैं दिनांक 1 जुलाई 2021 से 1 अक्टूबर 2021 यानी यहाँ 90 दिवस की अवधि पूरी हो रही है, द्वितीय श्रेणी अध्यापक था। मैंने विभागीय पदोन्नति के उपरांत दिनांक 2 अक्टूबर से को व्याख्याता के रूप में कार्य ग्रहण कर लिया है। एपीआर भरते समय लोक सेवक के रूप में किस पद का चयन करूंगा। तो यहाँ देखिए, आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि आप एपीआर भरते समय अंतिम पद जो आपका रह रहा है उसी का चयन लोक सेवक के रूप में आपको करना होता है। तो आप इसमें व्याख्याता पद का चयन करते हुए अपनी एपीआर को सबमिट करेंगे। 5वां प्रश्न है, मैं व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ। सत्र 21-22 में मैंने 2 विद्यालयों में कार्य किया है। इसके कारण मेरे 2 प्रतिवेदक अधिकारी हैं। बिल्कुल सही है। मुझे कौन से प्रतिवेदन में परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि की जानी है। तो यहाँ देखिए कि परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि करते समय बोर्ड परीक्षा परिणाम के संबंध में जारी विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार सही प्रविष्टि की जानी है। इन्होंने भी क्लियर नहीं किया और मैं भी अभी तक इस बोर्ड परीक्षा परिणाम के विभागीय दिशा निर्देशों तक नहीं पहुंच पाया हूं, इसलिए अभी तक मेरे भी ये डाउटफुल है। फिर भी अगर आपके मन में आप कोई इस प्रश्न से सीधे सीधे जुड़े हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं अपनी रिसर्च को आगे जारी भी रखूंगा और ये जो बोर्ड के लिए, बोर्ड परीक्षा परिणाम के लिए जो दिशा निर्देश जो आए हुए हैं इनका एक ऑथेंटिक रूप से पहुंचने का प्रयास करूंगा और वहां से आपके लिए उत्तर खोजने का प्रयास भी करूंगा। आगे हम प्रश्न में चलते हैं कि मैंने प्रथम बार राजकीय सेवा में 3 सितंबर 21 को शिक्षा विभाग में कार्य ग्रहण किया। अब प्रपत्र एपीआर प्रपत्र में 1 जुलाई 21 से 2 सितंबर 21 तक की अवधि का उल्लेख किस प्रकार से करूंगा जब वो सेवा में नहीं थे, क्योंकि सेवा में आए 3 सितंबर को, तो 2 सितंबर तक क्या दिखाना है। तो आप एपीआर में 1 जुलाई 21 से 2 सितंबर 21 तक की अवधि का उल्लेख उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था। ये पॉपअप खुलता है, वो हम जब लाइव डेमो करेंगे उसमें देखेंगे कि ये पॉपअप खुलता है, वहाँ से इस अवधि में आप इसका चुनाव करेंगे और यह प्रविष्टि संबंधित सीबीओ की लॉगिन से भी वेरीफाई की जाएगी। उसके बाद ही आपकी एपीआर कंप्लीट होगी। अगला क्वेश्चन है, मैं व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ। मेरे पास सत्र 21-22 एपीआर अवधि में स्वयं के विद्यालय का, जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसमें आहरण वितरण अधिकार 03 पावर डीडीओ पावर रहे।
मेरे रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होंगे? इस केस में आपने कार्य किया एज ए प्रिंसिपल, आपने कार्य किया अपने विद्यालय में, तो आप अपना रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में 3 माह के सुपरविजन की सेवा शर्त की पालना करते हुए, यदि आप 3 महीने तक इस विद्यालय में एज ए आपने DDO पावर आपके पास रहे हैं, 03 पावर आपके पास रहे हैं, तो इस अवधि में आपको अपने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को, CBO को अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर चूज करना होगा। अगला प्रश्न है, मैं शहरी क्षेत्र में कार्यरत UPS स्कूल में संस्था प्रधान हूँ। सत्र 2021 में प्रतिवेदन ACBO को प्रथम को प्रेषित किया जाता था, वर्तमान में UCO सिस्टम लागू हो गया है, तो मुझे अपना प्रतिवेदन किसे प्रेषित करना है? नए इस सत्र में जो 21-22 का जो नया चैनल है उसके अंदर संबंधित अवधि के लिए आप UCEO को ये प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे। अगला प्रश्न है, मैं एक प्रोबेशनर कार्मिक हूँ, क्या मुझे भी APR ऑनलाइन करनी है? तो इसका आंसर है कि विभाग में, शिक्षा विभाग में सहायक कर्मचारी को छोड़ते हुए सहायक कर्मचारी को APR की प्रविष्टि नहीं करनी है। उसके अलावा कनिष्ठ सहायक से लेकर सभी ऊपर तक के सभी अधिकारियों को अपनी APR ऑनलाइन करनी है। तो आप चाहे प्रोबेशनर कार्मिक हैं तब भी आपको APR अपनी भरनी है। अगला प्रश्न है, सत्र 2021-22 में किस किस संवर्ग को APR शाला दर्पण से ऑनलाइन किया जाना है? तो इसका आंसर शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक से प्रधानाचार्य तक के संवर्ग को APR शाला दर्पण पोर्टल से ऑनलाइन प्रविष्ट किया जाना है। मेरे समीक्षक अधिकारी पदोन्नति उप निदेशक से संयुक्त निदेशक के पद पर हो गई है, क्या मुझे अपना प्रतिवेदन उन्हें भेजना है? तो इसका आंसर है, जिसके सुपरविजन में न्यूनतम 3 माह की सेवा आपने करी है उन्हें ही आप प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे, चाहे उनका पदनाम या कार्यालय बदल गया हो। आपके उक्त अधिकारी का यदि नाम बदल गया है, पदनाम बदल गया है या उनका कार्यालय भी चेंज हो गया है, तब भी अगर आपने उनके अधीन 3 माह की सेवा करी है तो आप उनको एज ए रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे। अगर वे आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर में आते हैं तो आपकी उस अवधि के दौरान वो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर रहे हैं तो आप उनका उस अवधि के लिए चयन जरूर करेंगे। और समीक्षक अधिकारी और एक्सेप्टिंग अधिकारी वाले मामले में यदि वे अंतिम अधिकारी रहे जिनके अंडर आपने कम से कम 3 महीने की सेवा करी है 30 जून तक, तो आप उनका चयन करेंगे, चाहे उनका पदनाम बदल गया हो, चाहे उनका कार्यालय बदल गया हो। अगला प्रश्न है, मैं प्रतिवेदक अधिकारी हूँ, रिपोर्टिंग ऑफिसर हूँ, मैं किसी प्रतिवेदन पर साइन कर रहा हूं पर बार बार फेल्ड का संदेश आ रहा है, तो क्या संभावित कारण हो सकते हैं? रिपोर्टिंग ऑफिसर्स के लिए है ये। तो देखिए, शाला दर्पण पर प्रपत्र 10 तथा आधार में नाम समान होना चाहिए, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। यदि यह अंतर है तो शाला दर्पण पे आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रखा है, तो इस वजह से आपका नाम समान नहीं है, इस वजह से आपका ई साइन फेल हो रहा है बार बार। तो पहले अपने प्रपत्र 10 और आधार में एक नाम करवाइए, उसके बाद में जहाँ प्रॉब्लम है उसको सही करवाइए, उसके बाद में ये समस्या नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, मैं अपने प्रतिवेदन पर प्रतिवेदक अधिकारी या समीक्षक अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन को कैसे देख सकता हूं? मैं एक लोक सेवक हूं और मैंने अपनी APR ऑनलाइन करी है, मेरे रिपोर्टिंग ऑफिसर या रिव्यूइंग ऑफिसर ने इस पर क्या मूल्यांकन किया है वो मैं कैसे देख सकता हूं? आंसर है, संबंधित स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा, एक्सेप्टिंग ऑफिसर द्वारा जब आपका प्रतिवेदन स्वीकार कर संस्थापन शाखा ACR को प्रेषित किया जाएगा, तब आपके स्टाफ विंडो के APR टैब में सेव बाय ऑल ऑफिसर का संदेश प्रदर्शित होगा और इसको आप व्यू ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मूल्यांकन देख सकते हैं।
यानी हायर अथॉरिटी के पास में जब आपकी APR वहाँ स्वीकार हो जाती है एक्सेप्टिंग ऑफिसर के पास में, और उन्होंने इसको ACR शाखा में भेज दिया है, संस्थापन शाखा में भेज दिया है, उसके बाद में आपके शाला दर्पण स्टाफ विंडो पर APAR वाले मॉड्यूल में एक मैसेज शो होने लगेगा और वहाँ व्यू का ऑप्शन भी आएगा, तब आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। मैंने 2 सितंबर को अपनी APAR फाइनल सबमिट कर दी थी और मेरे रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा मेरा प्रतिवेदन 30 सितंबर से पूर्व समीक्षक अधिकारी को प्रेषित कर दिया था। उन्होंने रिव्यूइंग ऑफिसर को इन्होंने प्रेषित भी कर दिया था। समीक्षक अधिकारी मेरे प्रतिवेदन पर बिना कार्रवाई किए, बिना एक्सेप्टिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड किए 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो गए। अगर वो सेवानिवृत्त नहीं होते तो आगे वो ऑप्शन रहता है उनके पास में, लेकिन सेवानिवृत्ति के पश्चात वो इस कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है। तो वो जब रिटायर हो गए तो अब क्या मुझे APR नए सिरे से भरनी होगी, क्योंकि उन्होंने तो आगे फॉरवर्ड किया ही नहीं, या चेंज ऑफिसर टैब के द्वारा नए ऑफिसर का चयन करना होगा? तो इसमें सीधा सीधा आंसर है कि नहीं, आपने जो भर दिया वो इस बार से ऑटो फॉरवर्ड के माध्यम से वो पहुंच जाएगा, उच्च अधिकारी पर ये पहुंच जाएगा, अगले चैनल पे ये पहुंच जाएगा। आपको दोबारा से कोई नई मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मैं अपने रिपोर्टिंग रिव्यूइंग अधिकारी के रूप में किसका चयन करूंगा? तो देखिए, परिपत्र 23 नवंबर 2020 के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए आप सेवानिवृत्ति ऑप्शन का चयन करेंगे। सबसे पहले लाइव डेमो में आपको ये चीज़ मैं करके दिखाऊंगा। जब हम शाला दर्पण से APR ऑनलाइन करेंगे तब आप इस चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं कि आपको रिटायर्ड पर क्लिक करना है और वहाँ एक छोटी सी विंडो खुलती है जहाँ पर उस रिटायर्ड अधिकारी का नाम और पद नाम आपको टेक्स्ट में बॉक्स में लिखकर और उसको सेव करना है। सेव करने के बाद में तुरंत नीचे आपको अधिकारी का चयन करने के लिए ऑप्शन आता है। वही 4 ऑप्शन वहाँ रहते हैं, NIC ID द्वारा चयन, पद के अनुसार चयन और मोबाइल नंबर के अनुसार चयन, या फिर एम्प्लॉय ID के द्वारा चयन। तो आपके पास जो भी उपलब्ध है उससे आप उस अधिकारी को चयन करके जो उस समय कार्यरत है, उस पद पर कार्यरत है। हो सकता है कि नए अधिकारी, उस पद के नए अधिकारी आपके यहाँ आ गए हों, हो सकता है किसी को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया हो, जो भी उस समय कार्यरत है आप उसका चयन वहाँ से करेंगे और चयन करने के उपरांत आप इसको उनका नाम आने पर उनको सेलेक्ट करके आप सेव कर लेंगे। अगला प्रश्न है, क्या प्रतिवेदन समीक्षा अवधि में धारित पद और वर्तमान पद में अंतर है? तो विकल्प प्रयोग रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर को किस प्रकार किया जाना है? देखिए, इसको हम 2 उदाहरणों से समझ सकते हैं कि पहला, वर्तमान में संयुक्त निदेशक पद पर कार्यरत अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन के समय CDO पद के अनुसार समीक्षा की गई है। तो प्रतिवेदन को प्रेषित करते समय CDO पद का चयन करते हुए प्रतिवेदन अग्रेषित करेंगे। यह कार्य है रिव्यूइंग ऑफिसर और रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर के लिए, कि वो किस प्रकार से अपने अधीन कार्यरत लोक सेवक की रिपोर्ट की समीक्षा, टिप्पणी वगैरह किस पद नाम के अनुसार करेंगे, जबकि वो उस दौरान पुराने पद पर थे, वर्तमान में वो नए पद पर पहुंच चुके हैं, उनका प्रमोशन हो गया है, अब उनका पदनाम भी बदल गया है। तो उस अवधि के APR के लिए वो क्या लिखेंगे? तो इसमें आंसर जो दिया गया है कि प्रतिवेदन को प्रेषित करते समय CDO के पद का चयन करते हुए प्रतिवेदन को अग्रेषित करेंगे। जब वो प्रतिवेदन को अग्रेषित करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तब उनसे पदनाम पूछा जाता है और वहाँ उनको पदनाम बदलने का ऑप्शन भी रहता है। अन्य का ऑप्शन आएगा, उस अन्य के ऑप्शन को वो क्लिक करेंगे और वहाँ पर अपना जो उस समय जो पद उन्होंने धारण कर रखा था उस पद को लिखेंगे और उसको उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। दूसरा उदाहरण है कि व्याख्याता जिसके पास उच्च माध्यमिक विद्यालय का आहरण वितरण अधिकार का दायित्व भी है, DDO पावर है, 03 पावर है, संबंधित विद्यालय के PO क्षेत्र के कार्मिकों की APR रिव्यूइंग ऑफिसर को प्रेषित करते समय धारित पद में अन्य का विकल्प चयन करके और
पद पीईओ के रूप में सेव करते हुए प्रतिवेदन को प्रेषित करेंगे। अगला प्रश्न है, मेरे विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त है। प्रधानाचार्य का दायित्व किसी व्याख्याता के पास है, लेकिन उनके पास 03 का पावर नहीं है। इस स्थिति में मेरे रिपोर्टिंग अधिकारी कौन है? तो विद्यालय के अन्य कार्मिकों के साथ साथ आपके भी रिपोर्टिंग अधिकारी वही होंगे जिनके पास आपके विद्यालय का आहरण वितरण अधिकार डीडीओ पावर 03 पावर जिनके पास है, आपके लिए भी रिपोर्टिंग अधिकारी वही रहेंगे। आपके संस्थान में कार्यरत अन्य कर्मचारियों के लिए, अन्य शिक्षकों के लिए भी अधिकारी, रिपोर्टिंग अधिकारी वही होंगे। और आपका विद्यालय पीओ विद्यालय है तो पीओ अधीनस्थ जितने भी विद्यालय हैं उनके रिपोर्टिंग अधिकारी भी वही रहेंगे जिनके पास डीडीओ पावर है। अपने डीडीओ को, जिसके पास डीडीओ का पावर है, आप उन्हीं को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैंने दिनांक 1 फरवरी 2021 को द्वितीय श्रेणी से पदोन्नत होकर अन्य स्कूल में व्याख्याता पद पर कार्य ग्रहण किया। मेरे रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग अधिकारी, समीक्षक अधिकारी अलग अलग होंगे क्या? तो देखिए, दोनों अवधि में रिपोर्टिंग अधिकारी संबंधित प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय या फिर प्रधानाचार्य ही होंगे। जब द्वितीय श्रेणी में थे और अगर माध्यमिक विद्यालय था तो वहाँ के प्रधानाचार्य उस अवधि में आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे। और जब आप व्याख्याता बनकर किसी दूसरे स्कूल में चले गए हैं तो वहाँ जो प्रिंसिपल हैं वो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे। अवधि होनी चाहिए आपकी 1 जुलाई 2021 से 30 जून के बीच की। तो आपके इसमें रिपोर्टिंग ऑफिसर आपको 2 चूज करने होंगे, लेकिन रिव्यूइंग ऑफिसर क्योंकि एक ही रहते हैं, वो अलग अलग नहीं होते हैं, वो एक से ज़्यादा नहीं होते हैं। इसलिए अंतिम पद जो आपके पास है, जिस जो आपके अंतिम पदस्थापन के अनुसार जो भी आपके रिव्यूइंग ऑफिसर आ रहे हैं व्याख्याता के केस में, अगर आपके रिव्यूइंग ऑफिसर सीबीओ आ रहे हैं तो जहां आप अभी कार्यरत हैं व्याख्याता के रूप में, उस ब्लॉक के सीबीओ ही आपके रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे। और ये जो नियम दिया गया है ये 23 नवंबर 2020 को जारी दिशा निर्देशों की पालना में दिया हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सेकेंड ग्रेड टीचर के पास में प्रधानाचार्य का चार्ज है, क्या उन्हें रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में चयन किया जा सकता है? तो इसका आंसर है जी नहीं, उनको इसका रिपोर्टिंग अधिकारी चयन नहीं किया जा सकता है। रिपोर्टिंग अधिकारी उसी को बनाया जाएगा जिसके पास 03 पावर होंगे। अगला प्रश्न है, मैं रिपोर्टिंग अधिकारी हूं, मैं अपने शाला दर्पण लॉगिन से लोक सेवक के प्राप्त एपीआर को कैसे फॉरवर्ड करूंगा? मैं मान लो संस्था प्रधान हूं, प्रिंसिपल हूं और अब मेरे लॉगिन पर, स्टाफ लॉगिन पर मेरे को एपीआर को मैं कैसे फॉरवर्ड करूंगा आगे? तो देखिए, आप लोक सेवक से प्राप्त एपीआर पर अपनी टिप्पणी अंकित करने के बाद में सबमिट करेंगे और ई साइन करके उसे समीक्षक अधिकारी को फॉरवर्ड करेंगे। अगला प्रश्न है, मॉड्यूल में प्रविष्टियां कौन से फॉन्ट में की जानी है? आपको यदि वहां कुछ टाइप करके लिखना है तो आप कौन से फॉन्ट का चूज करेंगे? तो इसका उत्तर है कि आप इंग्लिश में करेंगे, और या फिर अगर आपको कहीं हिंदी में लिखने की आवश्यकता हो रही है तब आप हिंदी फ़ॉन्ट के यूज़ नहीं करते हुए जो मान्य हिंदी फ़ॉन्ट है वो प्रयोग में नहीं लाने हैं। इसमें यूनिकोड लैंग्वेज यूज़ होनी है, जो कि मोबाइल से हम जो हिंदी लिखते हैं वो यूनिकोड हिंदी होती है और इसको मंगल फ़ॉन्ट भी कहते हैं। कंप्यूटर से अगर आप कर रहे हैं तो मंगल फ़ॉन्ट से आप इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैं अपने समीक्षक अधिकारी के रूप में, रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में सीडीओ का चयन करना चाहता हूं। ये जो सीडीओ सर हैं ये प्रिंसिपल्स के केस में रिव्यूइंग ऑफिसर होते हैं जिनके पास जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय का भी प्रभार है। सीडीओ के रूप में सर्च करते समय इनका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तब मुझे क्या करना है? तो देखिए, मूल पद स्थापित पद के अनुसार ही नाम प्रदर्शित होगा। अभी उनका मूल पद जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय के रूप में है, तो आपको जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय के रूप में ही उनका नाम सर्च करना होगा। और इस कन्फ्यूजन से दूर होने के लिए मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि आप उनके मोबाइल नंबर जो कि शाला दर्पण पर दर्ज हैं या फिर उनकी
एम्प्लॉय आईडी, उससे आप इसको सर्च करें तो आपको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा कि वर्तमान में पद कौन सा है। अगला प्रश्न है, मैं अपना APRA स्टेटस कैसे देख सकता हूं? तो आप अपने स्टाफ लॉगिन में APRA टैब में APRA स्टेटस कॉलम में जाकर APRA की वर्तमान स्थिति को देख सकते हैं। नंबर 24, मैं रिपोर्टिंग अधिकारी हूं। लोक सेवक द्वारा प्रेषित APR में अपने लॉगिन पर किस टैब में मैं देख सकता हूं? एक प्रधानाचार्य अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की भरी हुई APR को कैसे कहां से देख सकता है? तो आप अपने स्टाफ लॉगिन में APRA टैब में रिक्वेस्ट फॉर APR असेसमेंट में जाकर इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं संस्था प्रधान के रूप में शाला के समग्र रिजल्ट का विवरण कैसे भर सकता हूं? एक संस्था प्रधान को भी अपनी APR भरनी है, तो उस स्थिति में कक्षा 5, 8, 10 और 12 इनका रिजल्ट हमें भरना होता है, लेकिन संस्था प्रधान के केस में उन्हें संस्था के संपूर्ण समग्र रिजल्ट को भरना होता है। तो आप रिजल्ट वाले कॉलम में कक्षा 5, 8 और 10 का परिणाम ऑल चयन करके और कक्षा 12 का परिणाम संबंधित स्ट्रीम का चयन करते हुए भर सकते हैं। नंबर 26 और अंतिम प्रश्न है इसका, मेरे रिपोर्टिंग एवं रिव्यूइंग ऑफिसर सर्च करने पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि संबंधित अधिकारी का शाला दर्पण स्टाफ विंडो में रजिस्ट्रेशन नहीं हो, या फिर शाला दर्पण पोर्टल पर आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रखा हो। दोनों स्थितियों में ये अधिकारी आपके सर्च ऑप्शन में नहीं आ पाएंगे। तो ये जो सारे हमने FAQs पढ़े और इसके आंसर पढ़े, उम्मीद है आपके लिए इनमें कुछ आपके लिए जानकारी रही होगी। फिर भी अगर आपको कहीं कुछ कमी लगती है तो आप विभागीय दिशा निर्देशों का और अच्छे से अध्ययन करें। APR में जब हम ऑफिसर सेलेक्ट करते हैं तो 95% कन्फ्यूजन्स जो हम शिक्षकों के बीच में रहता है वो ये है, इसलिए ये सबसे ज़रूरी बात को मैं एक बार वापस से बताना चाहता हूँ कि आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर अधिकतम 4 हो सकते हैं। 3 माह की अवधि के लिए ये 4 हो सकते हैं अधिकतम, कम से कम एक तो होना ही है, अधिकतम आपके 4 हो सकते हैं। लेकिन रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ एक ही होंगे, और ये सबसे अंतिम वाले होंगे जो सबसे अंतिम में कार्यरत रहे 3 माह की अवधि के लिए। 3 माह की अवधि के लिए जो सबसे अंतिम में कार्यरत रहे, 30 जून तक उनके 3 माह होने भी कंप्लीट जरूरी हैं। तो ऐसे ऑफिसर का चयन हम रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर के रूप में करेंगे। इनसे पहले अगर कोई रहे हों तो वो कोई मैटर नहीं करते हैं, आपको उनके नाम को सर्च नहीं करना है, उनके लिए परेशान नहीं होना है। तो आपको सिर्फ यह बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर आपके एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर आपके सिर्फ एक रहेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए आपका जो लाइव डेमो का सेशन जो होगा वो अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगला वीडियो ज़रूर आपको मिलेगा और हम उसमें आपकी APR पूरी भर के दिखाएंगे। शाला दर्पण के माध्यम से, स्टाफ लॉगिन के माध्यम से पूरी APR भर के आपको दिखाई जाएगी। तो आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तुरंत मिले, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।